धरती के अंदर क्या छिपा है? धरती के अंदर इंसानों की खोज बहुत छोटी है। धरती के अंदर की हमारी सारी कल्पनाएं जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ किताब से आती है। क्या ये सच में वैसा ही है जैसा किताब में बताया गया है, जिसमें मशरूम के फॉसिल बड़े पेड़ों और अजीब सुंदर फूलों जैसे दिखते हैं? रीम जियोलॉजी का पीएचडी स्टूडेंट है। उसका भाई एक एक्सपीडिशन के दौरान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, जिससे रेम को 10 साल से ज्यादा समय तक एक ही सपना आता है। उसके भाई का एक डायनासोर पीछा कर रहा है। हर बार उसे एक ऐसी खाई का सामना करना पड़ता है जिसे पार नहीं किया जा सकता, और आखिर में वो अपना नाम पुकारते हुए एक खाई में गिर जाता है। जब भी उसे ये सपने याद आते हैं, रेम अपने भतीजे को अपने पिता की शानदार कामयाबियों के बारे में बताता है। एक किताब रेम का ध्यान खींचती है। इसमें उसके भाई के जियोलॉजिकल सेंसर के डिटेल रिकॉर्ड हैं। तुलना करने पर उन्हें पता चलता है कि डेटा आज के डेटा जैसा ही है। साथ ही आइसलैंड के डेटा में एक गड़बड़ का पता चलता है। रेम अपने भतीजे को आइसलैंड ले जाने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि वहां उसके पिता के गायब होने का कारण पता चल जाएगा। सुरक्षित सफर पक्का करने के लिए उन्हें एरिक नाम का एक लोकल गाइड मिला, जो एडवेंचर का शौकीन था और आइसलैंड के पास के ज्वालामुखियों से अच्छी तरह वाकिफ था। सुबह होते ही वो चाचा और भतीजे को उनके सफर पर ले जाता है। वे जल्द ही उस जगह पहुंच गए जहां जियोलॉजिकल सेंसर लगे थे। इन सेंसर में 10 साल से ज्यादा का जियोलॉजिकल डेटा था। उनकी बहुत कीमती कीमत खुद ब खुद पता चलती है। अचानक बिजली चमकी और गरज के साथ बारिश हुई। एरिक जल्दी से शॉन को एक गुफा में ले गया। रेम हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने सेंसर को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे तुरंत अनगिनत बिजली के बोल्ट अपनी ओर खींचे। बहुत ज्यादा दबाव में रेम को सेंसर बाहर फेंकना पड़ा। हालांकि तीनों बच निकले, लेकिन गिरते मलबे ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया था। सदमे से उभरते हुए तीनों के पास अपने इक्विपमेंट पहनने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंधेरी मुश्किल गुफा का सिस्टम जल्द ही उन्हें एक खाली माइन शाफ्ट तक ले गया। ये बेशक सभी के लिए अच्छी खबर थी। माइन शाफ्ट का मतलब था एक वेंटिलेशन शाफ्ट, जिससे वे बच निकले। बिना देर किए तीनों तेजी से रस्सी से नीचे उतर गए। सच में ढूंढ का पीछा करते हुए उन्होंने खुद को एक जमीन के अंदर की दुनिया में पाया। एक पूरे इकोसिस्टम ने एक सच्चा स्वर्ग बनाया। सब कुछ वैसा ही था जैसा किताब में बताया गया था, जिससे साबित होता है कि शॉन के पिता सही थे। मशरूम के आकार के फॉसिल्स के झुंडों से गुजरते हुए उन्हें दूर एक ट्री हाउस मिला। शॉन को कुछ महसूस हुआ और वो सबसे पहले अंदर भागा। बड़े इंटीरियर में इंसानों के रहने के निशान साफ दिख रहे थे। निशान नोटबुक में लिखी लिखावट से ये पक्का हो गया कि घर का मालिक शॉन था। इसी समय घर के बाहर एली को माइक की बॉडी मिली। रेम ने अपना दुख दबाते हुए उसे समुद्र के किनारे दफना दिया। जितनी जल्दी हो सके निकलने के लिए ग्रुप माइक की डायरी देखने के लिए ट्री हाउस लौटा, जहां उन्हें पता चला कि यहाँ भी दिन रात का साइकिल होता है और मैग्मा एक्टिविटी के साथ टेम्परेचर बदलता है।
जल्द ही यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, इसलिए उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी वहाँ से निकलना था। मैप में समुद्र से जुड़ी एक नदी दिखाई दे रही थी जो उन्हें सतह पर लौटने में मदद कर सकती थी। अब उनका काम उस अंडरग्राउंड समुद्र को पार करना था। ग्रुप ने जल्दी से एक छोटी सी राफ्ट बनाने के लिए सामान इकट्ठा किया और उसे चलाने के लिए बढ़ते थर्मल का इस्तेमाल किया। वे सोच रहे थे कि क्या उनका सफर आसान होगा। तीनों गहरे समुद्र की अंडरग्राउंड सतह पर थे, तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। अचानक समुद्र की सतह पर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। शॉन ने उत्सुकता से देखा तो देखा कि पानी से खतरनाक पिरान्हा निकल रहे हैं। जैसे ही सबने लड़ने के लिए लाठियां पकड़ी, सांप जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स का एक झुंड लहरों पर सवार हो गया। उन्होंने सिर्फ पिरान्हा पर हमला किया, जिससे पता चला कि जंगल का कानून अंडरग्राउंड दुनिया में भी होता है। हालांकि वे खतरे से बच गए, लेकिन फिर हवा और लहरें तेज हुई और नाजुक मस्तूल पल भर में टूट गया। खुद को कंट्रोल न कर पाने की वजह से शॉन पाल के साथ बह गया, बाकी दोनों समुद्र में बह गए। तभी दूर से एक जुगनू उड़कर आया। उसके कहने पर शॉन को पानी का एक स्रोत मिला। पक्षी हवा में चक्कर लगाता रहा, जाने से मना कर रहा था। फिर वो शॉन को एक गुफा में ले गया जो मैग्नेटिक फील्ड से भरी हुई थी। तैरते हुए पत्थर के स्लैब दूर से निकलने का रास्ता दिखा रहे थे। आगे रोशनी देखकर शॉन बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर चढ़ गया। लटकते हुए मैग्नेट लगातार हिल रहे थे। एक गलत कदम और वो हमेशा के लिए नरक में चला जाता। कई कोशिशों के बाद हताश होकर शॉन ने सावधानी बरतना बंद कर दी और आखिरी हिस्से की ओर तेजी से कूद पड़ा। जड़त्व की वजह से स्लैब का बैलेंस बिगड़ गया। खुशकिस्मती से हवा में घूमने के बाद वो फिर से जमीन से चिपक गया। इस बीच रेम और एली घंटों बहने के बाद समुद्र के दूसरी तरफ पहुंच गए। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन शॉन को नहीं ढूंढ पाए। थके हारे एली आराम करने बैठ गए। तभी उनके पीछे चांदी का फूल अपना मुंह चौड़ा किए हुआ था। खुशकिस्मती से रेम ने समय रहते देख लिया और एक छड़ी से पत्तियों को तोड़ दिया। मुड़कर देखा तो एली दूसरे चांदी के फूल में फंसी हुई थी। उसकी छड़ी उसके हाथ से छीन ली गई थी। एक नाजुक स्थिति। उन्होंने फूल को उखाड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार एली को बचा लिया। अब आने वाले खतरे का सामना करते हुए वे आराम नहीं कर सकते थे। अपनी सहमति के अनुसार वे स्वॉर्ड रेस्ट फिस्ट की जगह पर पहुंचे, लेकिन शॉन का कोई पता नहीं चला। इस पर बात करने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया। रेम अपने भतीजे को ढूंढने चला गया और एली को झरने पर इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद रेम ने शॉन को पुकारते हुए सुना। एक बड़ा ड्रैगन उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो पास आया, रेम ने अपने छोटे से शरीर का इस्तेमाल करके एक पतली गुफा में छिप गया। मुश्किल के एक पल में रेम को कहीं से लकड़ी की छड़ी मिली और कुछ बार करके गुफा को तोड़ दिया। जमीन ने उसके भतीजे को बचा लिया। पीने का समय नहीं था। बचने के लिए रेम लापरवाही से माइका से ढकी जगह की ओर भागा। कमजोर चट्टान तेजी से चारों ओर छूट गई। डायनासोर का वजन ना सह पाने के कारण वो गिर गई और अनगिनत मलबे के साथ खाई में गिर गई। मौत से कई बार टकराने के बाद चाचा और भतीजे आखिरकार तलवार और मुट्ठी वाली जगह पर पहुंचे तो देखा कि तापमान बहुत ज्यादा था। नदी पहले से ही उबल रही थी। इसी समय एली, जो इंतजार कर रही थी, डायनासोर की खोपड़ी से एक छोटी नाव बनाकर चाचा और भतीजे को आगे ले गई। लेकिन आगे नदी और पतली होती जा रही थी। लगातार बढ़ते तापमान ने पानी को भाप बना दिया था। तीनों हड्डियों समेत गड्ढे में गिर पड़े। अब फंसकर वे मुश्किल में फंस गए थे। उनके नीचे लावा उमड़ रहा था और उनकी ऊपर की ओर तलवार चलाने की टेक्निक रुक गई थी। रेम ने देखा कि उसके आसपास की दीवारें गीली हैं और उसने अंदाजा लगाया कि उनके पीछे पानी होगा। उसने खुद को हवा में लटकाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया और चट्टानों के अंदर कोयले को जलाने के लिए एक फ्लेयर स्टिक का इस्तेमाल किया, जिससे दीवार फट गई और पानी निकल आया। बाढ़ का पानी उबलते लावा में घुस गया और उससे निकली भाप ने तीनों को तुरंत क्रेटर की ओर धकेल दिया। पृथ्वी के कोर तक कई दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने फिर से नीला आसमान देखा, खाली। फिर कील तेज रफ्तार से नीचे गिरी, सीधे पहाड़ी पर जा गिरी। ये बाग से नीचे फिसली, आखिरकार एक फार्म हाउस पर रुकी। बाग में बूढ़े आदमी को लगा कि उसका सामना एलियंस से हो गया है। तबाह बाग देखकर वो गुस्से में कोसने लगा। जब शॉन ने अंडे के साइज का जियोलॉजिकल सैंपल निकाला, तभी बूढ़े आदमी को कुछ तसल्ली मिली। शहर वापस आकर रेम ने अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू किया। वो और एली खुशी खुशी रहने लगे। अचानक शॉन का बैकपैक हिला। वो जुगनू को वापस ले आया था और सबकी चीखों को अनदेखा करते हुए वो सीधे इस नई दुनिया की ओर उड़ गया।